सीएम धामी ने सुनी मन की बात का 11वां संस्करण। सभी प्रदेशवासियों से की अपील, इस मानसून में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर निभाएं अपनी जिम्मेदारी। भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप का खिताब, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट। सीएम धामी ने लिखा, जीतेगा भारत, जीतेंगे हम। देहरादून में भारत की जीत के बाद जश्न, जीत के जश्न को घंटाघर पर उमड़े हजारों लोग। भारत माता की जय के उद्घोष से गूंज उठा देहरादून। 4 खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए चयन ट्रायल की प्रक्रिया हुई शुरू। ऋषिकेश में राफ्टिंग का आज आखिरी दिन। आज अब 2 महीने तक बंद रहेगा रोमांच का सिलसिला। 1 सितंबर से गंगा में दोबारा राफ्टिंग कराई जाएगी शुरू। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। उत्तरकाशी समेत 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की विभिन्न विकास परक योजनाओं को लेकर दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। तो पीएम मोदी और केंद्रीय प्रेमचंद अग्रवाल की मुलाकात हुई है। पीएम मोदी के साथ ही विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। उनकी प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है। राज्य के विकास में मिल रहा प्रोत्साहन आपको बता दें मील का पत्थर साबित होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम मंत्रियों से मुलाकात की गई है। इस दौरान राज्य में सड़कों के विस्तार, जल विद्युत परियोजनाओं के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर केंद्र से सहयोग की अपील की गई है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति लगातार अपने प्रदेश के और उसे आगे बढ़ाने के लिए काम करता हो। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला स्थान मुझे लगता है देश के अंदर कि वो लगातार कैसे माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से, अनेकों मंत्रीगणों से वो मिलते हैं, अपने इस प्रदेश की समस्याओं को निराकरण करने के लिए उनसे बातचीत करते हैं, कैसे वहाँ से हमें फंड मिल सके उनसे आग्रह करते हैं। तो लगातार उन्होंने अनेकों मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से और गृह मंत्री जी और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने भेंट की है। ओम बिरला साहब जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष, उनसे भेंट की है। बधाई के साथ साथ अपने प्रदेश के विकास की बात की है। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले टाइम पे इसका हमें लाभ मिलेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में सीडीओ झरना कामठान की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं इस बीच देहरादून की सीडीओ झरना कामठान ने कहा कि सभी बैंकों के साथ समीक्षा की गई है तो पाया गया है कि पिछले साल का प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा है और इस बार हमारा सीडी रेशियो लगभग 40% है, जिसे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के लिए रोजगार से जुड़े विभागों को बैंकों की स्कीम को लोगों को उपलब्ध कराने के लक्ष्य हमें मिल चुके हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए सभी विभागों को बैंकों के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैंक्स के साथ में समीक्षा की गई तो ये पाया गया कि हमारा जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा रहा है। जो टारगेट्स थे वो अचीव हो गए हैं हमारे। और इसके अलावा बैंक्स को सीडी रेशो इंक्रीज़ करने पर इस विशेष जोर देने के निर्देश दिए गए। जैसे हमारा सीडी रेशो 40% के आसपास है तो 40% से ऊपर ले जाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैंक्स को रिकवरी बढ़ाने के लिए एनपीए पे विशेष जोर देने के लिए भी बताया गया। साथ में जो हमारे स्वरोजगार परक विभाग हैं, जो बैंक से रिलेटेड स्कीम्स हैं, उसमें भी टारगेट अचीव करने के लिए बताया गया। गत वित्तीय वर्ष में हमने अधिकांश विभागों में जो टारगेट्स हमें दिए गए थे वो अचीव करे हैं। तो इस वित्तीय वर्ष के भी अब लगभग सभी टारगेट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो सभी विभागों को बैंक्स के साथ में बेहतर समन्वय स्थापित करके समय पर अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। जहां एक तरफ मानसून के आने से आम जनता को भीषण गर्मी से निजात मिली है, वहीं अब कुछ ही दिनों में देहरादून शहर के भीतर मानसून में जल भराव जैसी समस्या भी सामने आने लगी है। साथ ही मानसून में होने वाली डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी अब आम जनमानस के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम अपनी तैयारियों में जुट चुका है। नदी नालियों की सफाई से लेकर पेस्टिसाइड और फार्मिंग अभियान के जरिए निगम इन घातक बीमारियों को रोकने की जद्दोजहद में जुटा है। ऐसे में निगम अपना आपदा कंट्रोल रूम को भी निगम परिसर में स्थापित कर दिया गया है। देखिए, जल भराव के यदि रूट कॉज में जाया जाए तो दो तरह के मेन इश्यूज होते हैं। पहला होता है इंजीनियरिंग इशू, जिसमें नालों के डिज़ाइन सही ना होना या कहीं नालों का निर्माण ना होना, पर्याप्त निकास ना होना, वो कारण होते हैं। तो उस पर सभी इंजीनियरिंग विभाग काम किया जा रहा है और उस पर काफ़ी काम किया गया है। इसका अतिरिक्त जो दूसरा इश्यू होता है जो मेन नगर निगम से रिलेटेड है, वो है कि नालों की समय समय पर सफाई होते रहना। तो उसके लिए हमारे जो हर वर्ष एक्सरसाइज की जाती है वो इस वक्त भी की गई है, उसकी मॉनिटरिंग भी की गई है। उसमें जो बड़े नाले थे जिनको मशीनों के द्वारा जिनकी सफाई की जानी थी वो पूर्ण करा ली गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेफरल नीति अपनाने को लेकर देहरादून के दून अस्पताल में एक्टिव मोड पर अस्पताल तैयारियों में जुट गया है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में अगर किसी बीमारी के लिए सुविधा है तो किसी भी मरीज को उनके कहने के बावजूद भी दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नजदीक के दूसरे अस्पताल में अगर मरीज को रेफर किया जाता है तो उस अस्पताल से समन्वय बनाकर और दस्तावेजों पर किसी सीनियर डॉक्टर के साइन के बाद ही मरीज को रेफर किया जाएगा। देखिए, उसमें जो रेफरल नीति है इसके अंतर्गत एक तो मरीज को अनड्यू रेफ़र नहीं किया जा सकता। कई बार बहुत सारे मरीज अपनी डिमांड भी रखते हैं कि हमें रेफ़र कर दिया जाए। अगर वो सुविधा हमारे पास उपलब्ध है तो वो ऐसे में रेफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सुविधा ना होना या डॉक्टर का उपलब्ध ना होना, उस केस में रेफ़र किया जा सकता है। ऐसे में जहाँ रेफ़र किया जा रहा है अगर वो उसी एरिया का अस्पताल है तो फिर ऐसे में एक समन्वय बनाकर ही कि वहाँ बेड और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तभी वो रेफ़र किया जाएगा और हमेशा सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट के साइन के साथ ही रेफ़र किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत होने पर रुड़की में देर रात तक युवाओं ने जश्न मनाया। रुड़की की सिविल लाइंस में युवा व क्रिकेट प्रेमी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए और जमकर आतिशबाजी कर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। वहीं लालकुर्ती में भी युवाओं की टोली ने घर घर मिठाइयां बांटी और ढोल की थाप पर जमकर नाचते थिरकते नजर आए लोग। साथ ही आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत को लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम की जयकारे लगाए। लाल कुर्ती के सभासद विपिन कुमार ने कहा कि भारत 2020 वर्ल्ड कप जीतकर विश्व विजेता बना है, जिससे सभी बहुत उत्साहित हैं। आज पूरा देश खुशियां मना रहा है। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और बुमराह ने गेंदबाजी की है वह इस देश को हमेशा याद रहेगा और सूर्य कुमार यादव का कैच भारत की जीत में बहुत अहम साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी को टीम इंडिया पर पूरा विश्वास था कि इस बार विश्व विजेता बनेगी, जिस विश्वास पर सभी खिलाड़ी खरे उतरे हैं और देशवासियों को जीत की सौगात दी है। लाल कुर्ती में जश्न मनाया जा रहा है। ये लाल कुर्ती के मेरे भाई लोग हैं सारे छोटे और ये मेरे कुछ बड़े भी हैं और जश्न इस चक्कर में मनाया जा रहा है। 11 साल बाद इंडिया जीती है और हमें बहुत खुशी है कि इंडिया हमारी वर्ल्ड कप जीती है और वर्ल्ड कप की खुशी में हमारे बच्चे आज 1 बज गया रात के, छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हो सारे हमारे साथ हैं और कुछ मिठाइयों के साथ भी प्रोग्राम करा जा रहा है, पटाखों के साथ भी। खुशियाँ मनाई आपने? खुशियाँ बहुत जबरदस्त बनाई है, पटाखों के साथ बनाई है, ढोल भी बजवाए हैं। बाकी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 11 साल बाद हमने मिठाई भी बांटी है और इंडिया जीती है। इससे इनफैक्ट ये जो जश्न हम मना रहे थे, भारत जो आज जीता है वर्ल्ड कप 11 साल बाद, उसके उपलक्ष्य में ये सब हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। जैसा कि आपको हमारे ये सभासद हैं विपिन कुमार, इन्होंने बताया, तो ये बहुत ही मतलब अमेजिंग मोमेंट है हम लोगों के लिए, सभी इंडियंस के लिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि ये मोमेंट जो है हमेशा आगे के लिए भी भारतीय टीम के लिए और हमारे लिए बना रहे, कहीं से कहीं तक भी कोई ऑब्स्टेकल ना है किसी भी तरीके से। ये हमारे समय टर्निंग पॉइंट हमारा एक ही नाम था, बस सूर्य कुमार यादव का कैच लेना, वो समय बड़े टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद बुमराह जी आए और अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की और
विराट कोहली ने भी बहुत बड़े बल्ले, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर से खबर है जहां मानसून की पहली बारिश में ही नैनीताल जिले के रामनगर के अंतर्गत पड़ने वाले सावलदे पूर्वी में सावलदे नदी में पहली बारिश में ही दिखाया अपना रौद्र रूप। सावलदे नदी आज दोपहर इतने उफान पर थी कि उसने तटबंध को भी बहाने पर उतावली नजर आई। लगातार कटाव से ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने मजबूत तटबंध बनाने की प्रशासन से मांग की है। वहीं रामनगर विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले सावलदे पूर्वी क्षेत्र में भी सावलदे नदी उफान पर आ गई। नदी ने इतना रौद्र रूप दिखाया कि इसका जलस्तर नदी के पास में रह रहे लगभग 50 से ज्यादा घरों के लिए खतरा बन गया। पर ये इसमें रहते हैं हम यहाँ पे, डर डर के रह रहे हैं। रात को भी सो नहीं पा रहे हैं, रात को भी हम परेशानी हो जा रहे हैं। बच्चे हमारे सब बाहर हैं, घर में नहीं है। हम बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी को परेशानी हो रही है यहाँ पे। और पर के साल भी ऐसे ही हुआ, किसी ने सुना ही नहीं किया। अब के साल भी अभी आया, ये ऊपर चढ़ गया बारिश सारा। क्या कर सकते हैं और हमें और क्या चाहिए? इतना ही चाहिए, इसका रुकावट हो। ये सावलदे पूर्व का प्रश्न है। पिछले साल भी मेरे द्वारा इसमें स्वयं निरीक्षण किया गया था, एजेंट साहब द्वारा भी गया था, माननीय विधायक जी द्वारा भी किया था। और आपदा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र, नदी लगातार उसमें कटान कर रही है, जिसमें सिंचाई विभाग के साथ निरीक्षण करने के उपरांत हमसे एस्टिमेट भेजे गए थे और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसमें प्रस्तुति की गई है। आपदा की दृष्टि से उसमें कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि वन क्षेत्र है तो उसमें कार्य वन विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। अधिकतर क्या है कि हमारे पास आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। पहले तो अब तो पुल बन चुका है, तो इस वजह से हमारे गांव को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है इस टाइम पे। हमारे पास कोई सरकार ने किसी टाइम पे कि हमें कोई हेल्प नहीं किया है। हर बार यहाँ पे जाल बनता था, इस बार हमारे पास जाल भी नहीं बना है। और देख सकते हैं आप इस टाइम पर हमारा नदी का बहाव कितना तेज़ है। हालाँकि अभी पानी कम है, बरसात अभी थोड़ी कम पड़ी हुई है। और अभी जब बरसात का दबाव बढ़ेगा, अभी बरसात का टाइम आएगा, तो उस टाइम पर आप देख सकते हैं कि अब नदी यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक जो है कि 10 फुट अंदर आ चुकी है। 11 फुट जो है पहले वहाँ पर हुआ करती थी, आज यहाँ पे आ गई है। तो इन दिनों का हमारे पास सरकार ने कोई भी मदद नहीं की किस तरह की। अगली खबर लक्सर से है जहां कांकर खाता पंचायत में विकास कार्यों में धांधली किए जाने की शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम को मनरेगा द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में भारी गड़बड़ी मिली है। जांच के दौरान टीम को ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाला। विकासखंड के कंकड़ खाता पंचायत में कुछ ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर शिकायत कर गांव में प्रधान द्वारा मनरेगा से कराई जा रहे विकास कार्यों में धांधली, पैसे की बंदर बांट करने का आरोप लगाया था। मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। प्रधान पक्ष और शिकायतकर्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं में तू में शुरू हो गई, जबकि प्रधान द्वारा दिखाए गए तालाब के समितिकरण के कार्य में उन लोगों के नाम मौजूद नहीं थे। जांच टीम पूरे मामले की रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजेगी। अभी बंद नहीं हुआ। खबर पौड़ी से है जहां NH 58 पर बागवान ड्यूटी पर नियुक्त होमगार्ड पूर्ण सिंह ने सूचना दी कि बागवान के पास 2 वाहनों का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें काफी लोग घायल हुए। सूचना पर मैं थानाध्यक्ष देवप्रयाग फोर्स बागवान घटनास्थल पर पहुंचा। यहां पर चौकी बागवान का फोर्स मौजूद था। शेष घायलों का उपचार किया जा रहा है। दोनों वाहनों में 19 लोग सवार थे, जिनमें एक वाहन में जम्मू कश्मीर के मजदूर थे जो सोनप्रयाग जा रहे थे, वहीं डांडी कंडी का कार्य करते हैं, तथा दूसरे वाहन में अलग अलग जगह की सवारियां थी, जिनमें से कुछ लोग दर्शन करके आ रहे थे। इनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। घटना कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के नरीमन चौराहे के पास सड़क चौड़ीकरण के चलते कई सारे पेड़ कमजोर हो गए हैं। आपको बता दें आज एक पेड़ बरसात के चलते सड़क पर गिर गया, जिससे काफी देर तक यातायात बाधित रहा। वहीं गनीमत यह रही कि वहीं से गुजर रही एक पर्यटक की स्विफ्ट कार भी पेड़ के नीचे आ गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर काठगोदाम थाना पहुंचे।
थाना प्रभारी को लिखित शिकायत भी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियोटिया ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण का जो भी कार्य हो रहा है ऐसे में कभी भी इतना बड़ा हादसा हो सकता है। जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ मुकदमा तत्काल दर्ज होना चाहिए। इस कारण यहाँ पर बरसात का मौसम में किसी भी समय घटने की संभावना है। अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा कायम करनी चाहिए। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कार्बन उत्पादन को नियंत्रण करने के लिए राजधानी देहरादून के वन मुख्यालय में विशेष कार्यशाला यानी वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कई समूहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस बात पर उत्तराखंड वन विभाग के होप डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि कार्यालय का मुख्य उद्देश्य कार्बन की उत्पादन को कम करना है, जो प्राकृतिक रूप से वन प्रबंधन और कृषि प्रबंधन से हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि टिहरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के लोगों ने कार्यशाला में लंबा व्याख्यान दिया है और सभी वन अधिकारी इससे जुड़े, जिससे क्लाइमेट चेंज की पहल में हमारा योगदान और अधिक बढ़ सके। देखिए, आज जो वर्कशॉप था ये पूरे देश में इस तरह की वर्कशॉप हो रही है सारे राज्यों में, और ये बेसिकली नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे वर्कशॉप थी। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जो हमें जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने की तरफ जो कदम है, उसमें से कुछ कदम हैं जो कि प्रकृति आधारित हैं। जैसे एक तो होता है कि हम अपना आपका फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, लेकिन कुछ होते हैं कि हमारी प्रकृति के प्रबंधन में, चाहे वनों का प्रबंधन हो, इवन एग्रीकल्चर का प्रबंधन हो, उसमें कुछ ऐसी मूलभूत चीजें लाएं जिससे कि कार्बन उत्सर्जन को रोकने में वो मददगारी हो। अगली खबर मंगलौर से है, जहां किसान नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलौर में होने वाले उपचुनाव में भाजपा पर जमकर वो बरसे। उन्होंने कहा कि मंगलौर के किसान स्वतंत्र हैं, उन्हें अधिकार है वह अपने मत का प्रयोग किसी भी दल के नेता को चुनने के लिए करें, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की विरोधी पार्टी है। किसानों को ये सोचना होगा कि किस सरकार में सैकड़ों किसान शहीद हुए। भाई, बीमारी से तो दूर रहना चाहिए। जो चुनाव यहाँ पे कैंडिडेट आवे उससे एक तो 750 किसान शहीद हुए, उसका हिसाब किताब ले लेना चाहिए। बीमारी पार्टी से तो बचे और फिर अपना वोट जहाँ जिसको देना अपना दे ले, लेकिन 750 किसान शहीद हुए। MSP गारंटी कानून है, 15 साल पुराना ट्रैक्टर है, ये जरूर पूछ ले। ठीक है, ये जरूर पूछ लेना चाहिए। बिजली का इशू है, वे पूछ ले। मंगलौर क्षेत्र को मांगे किस अभी क्या तो बेईमान सरकार से बगल रहना चाहिए भाई, उनसे बगल रहना चाहिए। जो चुनाव के टाइम पे उस पर आते हैं लोग। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। उत्तराखंड का डबल इंजन की रफ्तार से विकास हो, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक पहल करने की मांग की है। मुख्यमंत्री की हुई इस मुलाकात से उत्तराखंड के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र में गठित नई सरकार के कई मंत्रियों से प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास को लेकर जल्द ठोस और सकारात्मक पहल किए जाने का अनुरोध भी किया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। सभी से प्रदेश के विकास के लिए योजनाओं और परियोजनाओं पर व्यापक स्तर से पहल करने को कहा है। मुख्यमंत्री धामी के इन प्रयासों की बीजेपी ने जमकर सराहना की है, जबकि विपक्ष इस मुलाकात पर सवाल खड़े कर रहा है।
उत्तराखंड की जनता को डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दृश्य दिखाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों से दिल्ली में मुलाकात की है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से विभिन्न विकास के मुद्दों पर चर्चा की। सीएम धामी ने पीएम मोदी से राज्य की 24 प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर पुनर्समीक्षा करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही मानसखर मंदिर माला मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए की सहायता दिए जाने, प्रदेश में प्रस्तावित 3 टनल परियोजनाओं की स्वीकृति दिए जाने, वन भूमि हस्तांतरण को व्यवहारिक बनाए जाने का अनुरोध भी किया है। इसके अलावा राज्य की रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, संचार सुविधा को और बेहतर बनाने के साथ ही तमाम अवस्थापना सुविधाओं में सुधार के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। भाजपा ने उम्मीद जताई है कि राज्य के विकास में इस मुलाकात से कई लाभ मिलेंगे। प्रदेश के विषय हैं और सेंटर से बहुत अच्छी सहायता हमको रहती है, सहयोग रहता है। अभी नई सरकार बनी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी सारे विषयों को लेकर एक बार नए सिरे से सभी मंत्रियों को मिल रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री जी को मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के हित में है। जितना ज़्यादा हमारा कम्युनिकेशन बना रहेगा केंद्र सरकार से, उतना अधिक लाभ प्रदेश को मिल पाएगा और उसी क्रम में मुख्यमंत्री अपने काम में लगे हुए हैं। वहीं एक ओर जहां भाजपा मुख्यमंत्री की मुलाकात को काफी सराहनीय बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर राज्य की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष को इस मुलाकात से कोई खास उम्मीद नहीं है। निश्चित रूप से बार-बार केंद्रीय नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे राज्य के लिए आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में हो, चाहे आपके बारे में हो, सड़कों के रखरखाव की बात हो, लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री को हर हमेशा केंद्रीय नेतृत्व इनका बैरंग वापस भेजता है, निराशाजनक स्थिति में वापस भेजता है, खाली हाथ वापस भेजता है। मुख्यमंत्री जी अगर इस प्रदेश के विकास के लिए कहीं भी जाते हैं तो उसका स्वागत है। वो किसी भी मंत्री से मिलते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति से मिलते हैं, बिजनेसमैन से मिलते हैं, और अगर उससे इस प्रदेश का विकास होता है तो उसका उत्तराखंड क्रांति में स्वागत करता है। लेकिन आप ये बताइए कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकल रहा है। 2022 में जब पुनः भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में जीत के आएगी तो डबल इंजन बोल के आएगी। यदि वो डबल इंजन इस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहा या सक्षम होने में असमर्थ है, तो आप बताइए मुख्यमंत्री के जाने का क्या औचित्य है। कुल मिलाकर एक और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार से राज्य को आर्थिक मदद दिए जाने के साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने की तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि राज्य में अब और तेज गति से विकास कार्य होंगे। निश्चित ही मुख्यमंत्री की मांग केंद्र ने मानी तो राज्य का विकास और तेज गति से हो पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।